शख्स वही मजबूत बन पाता है जिसका सफ़र संघर्षों से गुजरता है। ऐसे बंदे से वक्त भी उसकी रजा पूछता है। जीवन मिला है साथियों, मुस्कुरा लीजिए, जो रूठे हैं उन्हें मना लीजिए। सफ़र शुरू हुआ है तो ख़त्म भी ज़रूर होगा। याद रखना, जीवन का कारवां लंबा नहीं होता है। एक बहुत ही प्यारा सुनहरा सफ़र है आपके साथ, आपके स्क्रीन पर साझा किया जा रहा है साथियों, चोल वंश। जी हाँ, पुराना इतिहास है, पुरानी कहानियाँ हैं और हमें ये जानने का अवसर प्राप्त होता है। अपने मन को, अपने दिल को एक कहानी जैसा रूबरू कराना चाहिए हमें, और हमें वो अवसर प्राप्त होता है कि जो हमारे अतीत थे, जो हमारे बीते हुए किस्से हैं हमारे भारत में रहने वाले लोगों की, उस समय के राजवंशों की, उस समय के शासन प्रणाली की और उस समय की व्यवस्था की, कौन क्या करता था और किस तरीके के परिप्रेक्ष्य में आकर के उन्होंने अपने कार्यदायित्व का निर्वहन किया है। हमें उस कहानी को देखना है, समझना है, उसे जीना है, और ऐसा करने के बाद हम अपने एग्जाम के लिए तो तैयार होते ही हुए, साथ ही साथ हम अपनी तमाम कहानियों को महसूस करते हैं कि कैसा था हमारा देश और किस तरीके के थे उस समय के पुराने लोग। जी हाँ, अतीत किसको प्यारा नहीं है। कौन भूल गया है अपने बचपन को और कौन भूल जाना चाहता है अपनी पुरानी यादों को। सच बताएं, जो यादें हैं वो कैसी भी हों लेकिन आनंददायक होती हैं, मज़ेदार होती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, सबको पता है। बीते हुए लम्हे जो भी रहे हैं, बुरे ही गुजरे क्यों ना हों, लेकिन यादें उसकी अच्छी आती हैं। फिलहाल हमारा दृष्टिकोण आज साथियों पूरी तरीके से चोल वंश पर है, जहाँ एक ऐसी कहानी से आप रूबरू होंगे। दिलचस्प कहानी है, मज़ेदार बातें हैं। हम अपने एक ऐसे सफ़र पे होंगे आज आपके साथ जहाँ हम दक्षिण भारत की सैर कर रहे होंगे। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे साथ दक्षिण भारत की सैर पर। एक बहुत पुराना इतिहास, एक बहुत पुरानी बातों के साथ आज हम जुड़े हैं। जी हाँ साथियों, ये चोल वंश लगभग 800 ईस्वी के बाद की बात हम करेंगे। 800 ईस्वी के बाद, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कहीं सही आंकड़ा नहीं मिलता। कोई 847 ईस्वी कहता है, कोई 825 ईस्वी कहता है, कोई 858 ईस्वी कहता है। तो इन दायित्वों के परे होकर के हम इस कहानी को कुछ इस तरीके से लेने वाले हैं कि हम 800 ईस्वी के बाद की महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करने वाले हैं। 800 ईस्वी के बाद एक वंश का उदय होता है और उस वंश का नाम था चोल वंश। चोल वंश का उदय पल्लव वंश की समाप्ति पर माना जाता है साथियों। चोल वंश का उदय पल्लव वंश की समाप्ति पर माना जाता है। ये मान के चलें कि चोल और पल्लव वंश, पांड्य वंश एक दूसरे के समकालीन थे या साथ ही चलने वाले वंश थे। अगर इस कहानी को आप बेहतर समझ पाएंगे तो मज़ा आएगा। चोल वंश, पांड्य वंश और फिर आपका हमने अभी कहा पल्लव वंश, ये एक सबके समकालीन थे, यानी एक दूसरे के समकालीन थे। इसी कड़ी में चोल वंश ने पल्लव वंश की समाप्ति कर दी, यानी मौका पाकर के, मौका भ्रष्ट ही उस समय जीवन प्रणाली थी, लोग मौका पाकर के किसी को भी मार दिया करते थे शासन सत्ता हथियाने के लिए। तो चोल वंश के राजा ने या चोल वंश के संस्थापक ने मौका पाकर के पल्लव वंश की समाप्ति कर दी है। अपराजित वर्मन इसका अंतिम शासक था पल्लव वंश का, उसको मारने का काम किया है या उससे किसी भी तरीके से अपनी सत्ता को हथियाने का काम किया है विजयालय ने। विजयालय इस वंश की स्थापना करता है पल्लव वंश की समाप्ति करके। इसका तात्पर्य यह हुआ, और इतिहास गवाह है, इतिहास प्रमाण है, इतिहास कहता है कि पल्लव वंश के सीमांत हुआ करते थे चोल वंश। सीमांत का मतलब इनके अंदर, यानी हमारी देख रेख में आपका काम होगा, यानी शासन सत्ता हमारे हाथ में है। भले ही आप कोई कार्य निर्वहन कर रहे हैं लेकिन बगैर हमसे पूछे नहीं कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब पूरा आधिपत्य हमारा है, आप हमारे अंडर काम करने वाले हैं। तो ये सीमांत हुआ करते थे और इन्हीं का एक बहादुर राजा था जिसका नाम था विजयालय। विजयालय एक बहादुर सीमांत हुआ करता था विजयालय। विजयालय ने क्या कर दिया, अपराजित वर्मन जो कि पल्लव वंश का अंतिम शासक था, पल्लव वंश का लास्ट शासक था, इससे दोस्ती बनाता है। देखिए कहानी बहुत ही दिलचस्प लगेगी। इससे दोस्ती बनाता है और इसकी एक दो युद्ध में इसकी मदद करता है। जब ये बात आज भी है, दोस्त के बहाने दोस्त को लूट जाते हैं।
तो इससे दोस्ती बनाता है और दोस्त के बहाने यानी कई प्रकार का इसे विश्वास दिलाता है, कई युद्धों में इसके साथ भागीदार पार्टिसिपेट यानी अपने आप को भागीदारी के रूप में सुनिश्चित करता है। लेकिन मौका पा करके इसने इसे अपराजित बर्मन को समाप्त कर दिया और विजयालय ने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम है चोल वंश। ठीक ठाक प्रमाण हमें अगर मिलते हों तो हम एक मूवी ना चला दें, ठीक ठाक प्रमाण हमारे पास हों तो हम क्यों ना उन साक्ष्यों को आपके सामने ही रखते हैं। लेकिन सच बताएं, पुराने आंकड़े उतने ही हमें मिले हैं, पुराने आंकड़े हमारे इतिहासकारों को उतने ही प्राप्त हुए हैं जितना हम आपको दे पा रहे हैं। उन्होंने बस कहीं थोड़ी सी अभिलेख पा लिया, कहीं थोड़े से सिक्के पा लिए, इन तमाम साक्ष्यों से उन्होंने आकलन किया है, ऐसा अनुमान लगाया है कि विजयालय ने इसको मारा होगा। इसका कोई बहुत बड़ा सटीक प्रमाण नहीं है। तो कहानी दिलचस्प लगे इसलिए मैं इसको उस तरीके से बताना भी चाहता हूँ जिस तरीके से इतिहासकार का मस्तिष्क इस कहानी को सोचने और पिरोने में लगा था। तो विजयालय मारता है, चलो साथियों मान लेते हैं मारता है और इस वंश की स्थापना करता है। फिलहाल कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 250 यानी 250 ईस्वी के आसपास एक संगम वंश हुआ करता था, संगम वंश। और इस संगम वंश में चोल, चेर और पांड्य हुआ करते थे। यानी इनका एक अलग दोस्ताना था, इनका एक अलग याराना था। ये अलग अलग प्रांतों में अपने अपने सिक्के जमा रखे थे, अपने शासन प्रणाली को चला रहे थे। इसीलिए इन वंशों को संगम वंश कहा गया सामूहिक रूप से, कुछ इतिहासकारों का मानना है। लेकिन ये पन्ने बहुत दिन तक नहीं चल सके, अर्थात इसके प्रमाण हमें बहुत लंबे समय तक नहीं मिले हैं। इसका मतलब हमें वहाँ झुक जाना पड़ा, जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं है हम आपको क्या बता पाएंगे। तो वही कारण रहा, इतिहासकार यहाँ मौन हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ से एक बहुत प्यारा सा प्रश्न हम आपको देना चाहते हैं, एक बहुत ही प्यारा उत्तर आप ले जाइए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चोल वंश का उस समय राजा हुआ करता था करिकाल। करिकाल क्या था? राजा था। ये चीज समझिए, उस संगम वंश के दौरान, ये दूसरा चोल वंश है, ये दूसरे चोल वंश की हम बात कर रहे हैं। ऐसा मानना है कि एक चोल वंश पहले भी था, परंतु उसका इतिहास पन्नों में दफन हो गया, यानी आगे चल करके हम उसके प्रमाण को नहीं सहेज पाए हैं या नहीं प्राप्त कर पाए हैं, अतः हम वहाँ मौन हो गए। ध्यान देना, तो चोल वंश के राजा हैं करिकाल। पूछा जा सकता है कि उस वंश में यानी चोल वंश के इस समय संगम वंश के दौरान चोल वंश का राजा कौन था? करिकाल था। और करिकाल ने ही साथियों कावेरी पत्तनम, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको, कावेरी पत्तनम नाम का बंदरगाह स्थापित किया था। कावेरी पत्तनम नाम का बंदरगाह बसाने का काम किया या स्थापित करने का काम किया किसने? करिकाल ने। और ये किसके लिए उस समय जाना जाता था? तो उद्योग धंधे के लिए या आपसी आयात निर्यात के लिए साथियों, आयात निर्यात के लिए ये फार्मूला, ये सेटअप किया गया। आप समझदार हैं, इस बातों को समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार के बंदरगाह की अगर व्यवस्था की जाएगी, अगर बंदरगाह को लाया जाएगा तो इसका ठीक ठीक कारण हमारे सामने आएगा कि हम कहीं ना कहीं इस समय अपनी व्यवस्था को बेहतर संचालित करने वाले साथी बन रहे हैं। तो ये था थोड़ा सा रिकैप, इस वंश का रिकैप। इस वंश की शुरुआत कुछ इतिहासकार यहाँ से मान लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर के उनकी कहानी दफन हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब प्रमाण समाप्त हो जाते हैं। अतः इस कहानी को लंबा नहीं चलाया जाता है। फिर इस चोल वंश का उदय साथियों इतने लंबे अरसों बाद देखा जाता है, और वहाँ ये माना जाता है कि विजयालय नाम के एक व्यक्ति ने, एक सीमांत राजा ने अपने दोस्त अपराजित बर्मन को मारकर यानी पल्लव वंश की समाप्ति करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है चोल वंश। ये कहानी यहाँ से शुरू है और ये कहानी अब यहीं से चलेगी साथियों। तो ये है विजयालय जी, और इन्हीं विजयालय को हम नर केसरी की उपाधि देंगे साथियों। नर केसरी उपाधि नहीं मिलेगी, नर केसरी की। ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें चोल वंश के संस्थापक की, तो आपका जवाब यहाँ दृष्टिकोण यही होना चाहिए, संस्थापक यही हैं। लेकिन बाई चांस कभी कभार, क्या बार बार, अक्सर ऐसे प्रश्न आते रहे हैं, वास्तविक संस्थापक की भी चर्चा एग्जामिनर करते हैं हमारे सामने। तो अगर वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है राजराज प्रथम। इनके बारे में हम अलग से एपिसोड आपको देने वाले हैं। राजराज प्रथम ने ही
तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है, जिसे राजराज मंदिर भी हम कहते हैं। जी हाँ साथियों, इनके बारे में हमारी चर्चा होगी। इनकी वहाँ मूर्ति स्थापित है। अभी भी आप जाकर के इस मंदिर का पूरा चित्रांकन देख सकते हैं, पूरा धरोहर देख सकते हैं अपना, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी कहानियों को आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हमारा दृष्टिकोण केवल यहाँ है। हम इस वंश की पृष्ठभूमि बना रहे हैं, इससे संबंधित तमाम ऐसे प्रश्नों का जिक्र हम आपसे जरूर करेंगे दोस्तों। तो हम वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को बता रहे हैं। देखना, राजधानी, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। राजधानी कौन थी? तंजौर। और तंजौर पड़ता कहाँ था? उरैयर में। उरैयर ये स्थान है साथियों। उरैयर क्या है? स्थान है, और तंजौर राजधानी है। इतनी बात ध्यान देना। और इसी राजधानी के क्रम में अगर हम बात करें, एक राजधानी और थी कांची। तो वास्तविक ये है, लेकिन राजधानियों में अगर बात की जाए, अन्य राजधानी भी बना लिया गया था, तो कांची वगैरह भी राजधानी बनी थी। लेकिन फिलहाल हमें याद रखना है कि राजधानी उन्होंने तंजौर को बनाया हुआ है, स्थान उरैयर है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। देखिएगा, हम अगर भाषा की बात करें साथियों, इनके भाषा की, तो भाषा तो तमिल, स्टार बोली थी उस समय की इनकी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, क्योंकि आप दक्षिण जाएंगे तो इन्हीं भाषाओं के बारे में आप जान पाएंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत। ये जो तमिल है, तमिल इस समय चोल वंश के समय, या कह सकते हैं इस समय इसका ये क्लासिकल युग था। क्लासिकल युग, समझ गए ना? तमिल भाषा के लिए क्लासिकल युग माना जाता है। तमिल भाषा के लिए क्लासिकल युग माना जाता है। तो वंश का नाम आएगा वैकल्पिक व्यवस्था में। आप वहाँ चुनाव करेंगे चोल वंश। चोल वंश को इस तमिल भाषा का क्लासिकल पीरियड कहा जाता है साथियों। क्लासिकल युग माना जाता है इस समय, कि इसका विकास बहुत ही तेज़ी से हुआ। ये सबसे पॉपुलर हुई भाषा, सबसे ज़्यादा बोली जाने लगी। तो इन तमाम बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। हम दक्षिण भारत की सैर पर हैं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ हमें ऐसे ही भाषाओं से, कुछ ऐसे नामों से हमें रूबरू होना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ तक की जानकारी आपको यथावत मैं दे सका हूँ, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कुछ स्रोतों की साथियों। जब तक स्रोत की बात ना हो तो मज़ा किरकिरा है। इस साक्ष्य की, जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं, जिस जगह से हम जुड़े हुए हैं, वहाँ के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वहाँ की राजधानी के बारे में, तथा किस तरीके से विजयालय शासन करता है और कैसे एक और वंश इतिहासकार मानते हैं बहुत ही पुरानी, इन तमाम बातों पर हम अपना पर्दा हटा चुके हैं। अब हमारा दृष्टिकोण कुछ यहाँ बना हुआ है। अब हम ये सोचेंगे कि क्या क्या स्रोत चोल वंश के बारे में अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, इनसे हमारे एग्जामिनर महोदय किस तरीके से प्रश्न बनाते रहे हैं। देखिएगा साथियों, तो इसमें सबसे पहला जिक्र हम करेंगे यहाँ से स्रोत में। एक है आपको निरुवलगाहु। थोड़ा सा नाम देखिए ऐसा ही होगा, मैंने आपसे कहा है दक्षिण भारत के नाम कुछ इसी तरीके से रहेंगे। निरुवलगाहु अभिलेख, ये अभिलेख मिला है साथियों। इसमें राजेंद्र प्रथम का जिक्र है, या कह सकते हैं राजेंद्र प्रथम ने ये अभिलेख बनवाया है, लिखवाया है। समझना जरा, अभिलेखों से हमें जानकारी मिलेगी। तो ये सीधा प्रश्न आएगा कि निरुवलगाहु अभिलेख किसका है? तो कहिएगा राजेंद्र फर्स्ट का है। राजेंद्र फर्स्ट का ये अभिलेख है। करंदय, देखिएगा करंदय एक दानपत्र मिला है करंदय से। दानपत्र यह भी किसका है? राजेंद्र फर्स्ट का है साथियों। तो ये हमारे साक्ष्य मिल रहे हैं, ये हमारे प्रमाण हैं। ये दोनों ही प्रमाण किससे जुड़े रहे? राजेंद्र फर्स्ट से जुड़े रहे। अगर हम तीसरे प्रमाण की बात करें तो यहाँ हो जाएगा उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख ये है परांतक फर्स्ट का। परांतक फर्स्ट, ये वही परांतक फर्स्ट है साथियों, जिसको राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय ने बहुत बेरहमी से पराजित किया था। इसका मतलब बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। और चोल वंश कहीं ना कहीं यहाँ बहुत कुछ विघटित हो चुका था, यानी कह सकते हैं समाप्ति की तरफ आ चुका था। लेकिन इसके बाद भी इसके राज्य में प्रतापी राजाओं की कमी नहीं थी। आगे चल करके फिर से वंश को बढ़ाया जाता है। कहानी बहुत ही बेहतर है चोल वंश की। फिलहाल हमारा दायित्व यहाँ अभी यही है, यही प्रांतक है जिसे राष्ट्रकूट के राजा किस तृतीय द्वारा पराजित होना पड़ता है। बहुत ही बेरहमी से पराजित होता है ये। देखिएगा, तो उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? इन्हीं प्रांतक का है। इसमें देखिएगा स्थानीय प्रशासन की बात की गई है। देखिएगा, स्थानीय साथियों, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन की बात की गई है। ग्रामीण प्रशासन यानी गांव में शासन प्रशासन कैसा होगा,
ये किस अभिलेख से जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो आप कहिएगा उत्तर मेरूर अभिलेख, जो कि परांतक का है। हमें इस अभिलेख से इस महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करने का मौका मिलता है। आगे देखिएगा तिरुवेंद्रीपुरम अभिलेख। तिरुवेंद्रीपुरम अभिलेख ये है साथियों राजराज थर्ड का, राजराज तीसरा। तिरुवेंद्रीपुरम अभिलेख ये राजराज तीसरा का है, यानी थर्ड का। आगे देखिएगा मणिमंगलम, ये बहुत ही प्यारा, कई बार ये प्रश्न आया है। मणिमंगलम अभिलेख किसका है, तो वही जिसने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है साथियों, राजराज फर्स्ट का है। और इससे बहुत बड़े साक्ष्य, बहुत बड़े प्रमाण मिल पाते हैं। एक देखिएगा, एक और लिख सकते हैं हम लोग, तक्कोलम अभिलेख। तक्कोलम अभिलेख किसका है, तो ये है आदित्य फर्स्ट का, आदित्य फर्स्ट का ये अभिलेख है। इसमें सूर्य ग्रहण के बारे में बात की गई है। सूर्य ग्रहण यहाँ आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बात है ये। देखना, अभिलेख और साक्ष्यों को मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप भी इसी तरीके से अपने नोटबुक पर जगह बनाएंगे, क्योंकि आपको इसे रटना पड़ेगा, दो राय नहीं है। क्योंकि नाम टफ है, मैं इस बात को मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि नाम टफ है, इन्हें याद करने में थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन हर जगह आपको बनी बनाई खीर तो नहीं मिल जाएगी। इसका मतलब हमें थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम इन अभिलेखों को इस तरीके से याद करें और ये ध्यान रखें कि कौन सा अभिलेख किसका है, किससे संबंध रखता है, कौन सा अभिलेख किसने बनवाया है, कौन सा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, कहाँ स्थानीय प्रशासन की बात की गई है और किस अभिलेख में सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा की गई है या बात कही गई है। तो इनसे आपके प्रश्न बन सकते हैं साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्नों की श्रेणी में आएंगे। देखिएगा, अगर हम मुद्रा की बात करें साथियों, मुद्राओं की बात करें, मुद्रा भी एक साक्ष्य होता है, स्रोत होता है। अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में ध्यान देना, चोल वंश की मुद्रा को कासू कहा जाता था, कासू कहा जाता था। चोल वंश की मुद्रा को कासू कहा जाता था और ये एक प्रकार की कैसी मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा थी। ध्यान देना साथियों, एक प्रकार की ये स्वर्ण मुद्रा थी। एक मुद्रा भांड मिला है, मुद्रा भांड मिला था। मुद्रा भांड का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें मुद्रा भर के रखी गई हो। मुद्रा भांड एक बर्तन जिसे कह सकते हैं मिला। ये कहाँ से मिला था, धौलेश्वर से। धौलेश्वर से एक मुद्रा भांड मिला है और इस मुद्रा भांड में जो सिक्का मिला है उसमें बाघ का, धनुष का और मछली का अंकन है। देखिएगा, एक मुद्रा भांड मिला है जिसमें बाघ भी बना हुआ है, धनुष भी बना हुआ है और मछली भी बना हुआ है। प्रश्न क्या बन सकता है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बनेगा साथियों कि बाघ किसका सूचक है। तो ध्यान देना, अगर हम बाघ की बात करें तो बाघ है चोलों का, बाघ है चोलों का। धनुष की बात करें तो ये है चेरों का और मछली की बात करें तो ये है पांड्यों का। इससे ये पता चल पाता है कि कहीं ना कहीं चोल, चेर और पांड्य में आज भी वो प्रेम भरा संचालन था, आज भी उनका ये संगम वंश जैसी व्यवस्था थी। हो सकता है इन्हें अपना अतीत याद आ गया हो सकता है इन्हें कुछ बातें यहाँ से मिली हो तो इन्हें लगा हो कि हम लोग तो साथी साथी थे, हमारे दादा बाबा साथ साथ उठा बैठा करते थे। तो हो सकता है कुछ इस तरीके के सिक्कों का संचालन करना पड़ा हो। और ऐसा सोच करके, क्योंकि तीनों का परिचारक यानी बाघ किसका है तो चोलों का, धनुष किसका है तो चेरों का और मछली किसका है तो पांड्यों का, इसका ये संचालन किया गया है। देखिएगा, राजराज जो प्रथम की बात अभी हमने किया है, राजराज प्रथम, राजराज के प्रथम का जो सिक्का है, इसके जो सिक्के मिले हैं उस पे मुरलीधर का अंकन है साथियों, मुरलीधर। इसीलिए राज प्रथम को मुरलीधर की उपाधि भी मिली थी। राजराज प्रथम के सिक्के पर मुरलीधर का अंकन है और राजराज को मुरलीधर की उपाधि मिली थी। यहाँ तक की कहानी अब आप समझ चुके होंगे, बहुत ही जटिल तो नहीं है, फिलहाल कठिन जरूर है, मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ शब्दावलियाँ ऐसी हैं जिन्हें याद करने में हमें समस्याएं आ सकती हैं। फिलहाल इतना भी डरना नहीं चाहिए और आप इन्हें याद करिएगा। और ये मृदभांड का मतलब हमने अब यहाँ देखा है कि स्रोत के बारे में जानकारी मिल गई और यहाँ के संस्थापक और वास्तविक संस्थापक तथा कुछ कहानियों से हम रूबरू हो पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों, जहाँ फिलहाल हम चोल वंश का पूरा समीकरण साझा कर रहे हैं, पूरी एक व्यवस्था आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी स्थापना होती है, इसके संस्थापक कौन थे, फिर तमाम इसके जो साक्ष्य और हमें प्रमाण मिले हैं हम उन पर भी बातें कर रहे हैं। इनसे हमारे एग्जामिनर महोदय प्रश्न बनाते रहे हैं। फिलहाल हम चोल वंश के बारे में और बहुत कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। एक चाऊ जी कुआं, एक विदेशी यात्रा
विदेशी यात्री का नाम लें हम, विदेशी यात्री है ये, जिसका नाम है चाऊ जी कुआं, चाऊ जी कुआं। अच्छा आप बताओ कि ऐसा नाम कहाँ का हो सकता है, कहाँ का ये विदेशी यात्री है? तो आप समझ जाएंगे कि ये चीन का है, चाऊ जी कुआं। और इसने एक पुस्तक लिखी है चू फान चुन। लीजिए पुस्तक भी वैसे ही है, चू फान चुन। ये विदेशी यात्री है। अब मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि पुस्तक मैं किसे कहूँ और किसे यात्री कहूँ, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ये पुस्तक है साथियों, ये पुस्तक है और ये यात्री है। तो विदेशी यात्री चाऊ जी कुआं ने चू फान चुन नामक एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में इसने चोल वंश के बारे में विस्तृत वर्णन किया है साथियों। इसका मतलब एक साक्ष्य के रूप में हम इसे भी अपने साथ जोड़ सकते हैं और यह भी मान सकते हैं कि किस वंश के शासन के दौरान या किस वंश के दौरान फला व्यक्ति हमारे भारत टहलने आया था। चाऊ जी कुआं आया था और इसने एक पुस्तक लिखी है चू फान चुन, और उस पुस्तक में इसने चोल वंश के बारे में एक बेहतर तरीके का वर्णन करना चाहा और किया भी है साथियों। तो फिलहाल ये मज़ेदार बात रही और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी अभी तक जितना कंटेंट ये चला है। फिलहाल देखिएगा, हम थोड़ी सी कहानी को पुनः रिकैप के रूप में ले रहे हैं साथियों। देखिए विजयालय का नाम लेना पड़ेगा हमें। विजयालय, विजयालय वही विजयालय है जो चोल वंश की स्थापना करता है। अपराजित बर्मन से दोस्ती करता है। अपराजित बर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक है। देखो उससे दोस्ती कर लिया इसने, और दोस्ती करने के बाद उसके साथ कुछ सामूहिक रूप से बैठक की होगी, कुछ अच्छी अच्छी जगहों पर उसका साथ दिया होगा, कुछ लड़ाई झगड़े में भी उसके साथ पार्टिसिपेट किया होगा। तो अपराजित बर्मन को एक पूरी तरीके से विश्वास हो गया। लेकिन एक दिन मौका या घात करके या मौका पा करके ये घात करता है और किसी तरीके से अपराजित बर्मन से उसकी सत्ता को छीन लेता है। अर्थात मारता नहीं है, जान से नहीं मारता है, परंतु अपराजित बर्मन से उसकी सत्ता को छीन लेता है। अब सत्ता को छीनने के बाद ये चोल वंश की स्थापना कर देता है। लेकिन आप बताना, क्या अपराजित बर्मन जो कि एक राजा है जिसके पूर्वज कई पीढ़ियों से राज करते आ रहे हैं, क्या वो ऐसे चुप बैठ जाएगा? क्या वो खामोश हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता। अतः अपराजित बर्मन भी संघर्ष करना शुरू करता है, फिर से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने का प्रयास करता है, फिर से कुछ लोगों की मदद लेता है, फिर से अपनी सैन्य पावर को बढ़ाने का प्रयास करता है। ये काम चलता है। लेकिन इधर विजयालय तो उसे किसी न किसी तरीके से हटा ही चुका है और विजयालय इसी खुशी में तंजौर में दुर्गा मंदिर बनवाता है। तंजौर में दुर्गा मंदिर क्यों बनवाया है साथियों? चोल वंश की स्थापना की खुशी में, चोल वंश की स्थापना की खुशी में, यानी एक वंश बनाने की खुशी में, खुद को राजा बनाने की खुशी में ये तंजौर में एक दुर्गा मंदिर बनवाता है विजयालय। परंतु इसकी खुशी कितनी लंबी चलेगी ये यही जाने। फिलहाल अपराजित बर्मन भी संघर्ष कर रहा है, अपने दोस्त से धोखा खाया है, दगा खाया है और अब वह एक पावरफुल तरीके से बनना यानी पावरफुल बनना चाहता है और उस तरीके से परिप्रेक्ष्य में आकर के इन्हें मानने की अभिलाषा तो रखता होगा। फिलहाल होता क्या है, देखिए तंजौर मंदिर बन गया, दुर्गा मंदिर बन गया। अब हम बात करेंगे इनके दूसरे यानी इसके बेटे आदित्य फर्स्ट की। अब आदित्य फर्स्ट राजा बनेगा, लेकिन आदित्य फर्स्ट के राजा बनते ही सबसे बड़ा विद्रोह अपराजित बर्मन का था। अपराजित बर्मन, वही अपराजित बर्मन जिसे किसी तरीके से धोखे से सत्ता हथियाई थी इसके पिताजी ने, वही अपराजित बर्मन सबसे बड़े विद्रोह के रूप में सामने आएगा। आप समझ सकते हैं अवस्था काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, लेकिन अवस्था पर मत जाइएगा दोस्त, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। इसका मतलब इसके पास वो सैन्य शक्ति के संचालन को, सैन्य पावर को संचालन में या अपने शासन प्रशासन की ज़्यादा जानकारी इसे होगी। तो अपराजित बर्मन एक बहुत भारी सेना के साथ, बहुत भारी सेना के साथ, बहुत भारी व्यवस्था के साथ सामने आता है और इस तरीके से वो आदित्य फर्स्ट पर आक्रमण करता है। फिलहाल उसके बहुत बड़े भूभाग को जीतने का भी काम करता है, वापस लौट जाता है। लेकिन ये जो घाव है ना एक दूसरे को ना मारने की, ये पीड़ा जो है एक दूसरे को ना मारने की, केवल सताने की, वो कहीं ना कहीं दुखदायी साबित हो रही है, क्योंकि विजयालय ने इसे मारा नहीं, अब यही दुश्मन बना है। और अपराजित बर्मन यहाँ आया, आदित्य फर्स्ट पर आक्रमण करता है और इसे भी नहीं मारता और अब ये इसका दुश्मन बनेगा आदित्य फर्स्ट। अब आदित्य फर्स्ट भी अपनी सैन्य पावर को मजबूत करता है और चढ़ाई कर देता है। देखना, श्री पुरा बियम,
श्रीपुराम्बियम, ये थोड़ा सा नाम ऐसा ही है, श्रीपुराम्बियम युद्ध। और इस युद्ध को अब एक नाम दिया जाएगा, आदित्य फर्स्ट और अपराजित बर्मन के बीच में ये लड़ा जाएगा, जहां अपराजित बर्मन अब मारा जाएगा साथियों। लीजिए, अब मार देगा, ये कहेगा नहीं अब नहीं, जो पिता ने गलती की थी वह हम नहीं करेंगे। और अब आदित्य फर्स्ट अपराजित बर्मन को मार देगा, श्रीपुराम्बियम युद्ध करेगा। यानी पूछा जा सकता है कि श्रीपुराम्बियम युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो आपका जवाब हो जाना चाहिए ठीक ठाक, आदित्य फर्स्ट और अपराजित बर्मन के बीच में ये श्रीपुराम्बियम युद्ध हुआ था साथियों। नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक की समस्याएं समाप्त हैं और हम इस युद्ध के बारे में विधिवत जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो ये मान के चलें कि आपको क्लियर कट ये रास्ता पता चल चुका है, यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा, इसके बाद आदित्य जब ये युद्ध जीतेगा तो ये तोड़ मंडलम पर कब्जा करेगा, तोड़ मंडलम पर कब्जा कर लेता है, कब्जा कर लेता है, इसीलिए इसे उपाधि मिलेगी कोदंडयम, कोदंडयम तथा राजकेसरी। कोदंडयम और किसकी, राजकेसरी की इसे क्या मिलती है, उपाधि मिलती है। मुझे लगता है कि ये बात आप समझ चुके हैं, क्योंकि जब राजा कोई युद्ध वगैरह जीतेगा तो अपने आप को स्थापित करने के लिए उसके समाज द्वारा या स्वयं द्वारा खुद को उपाधियां दी जाती थी। और ये उपाधि देखिए, कोदंडयम और राजकेसरी की इसे क्या मिली है, उपाधि। एक बहुत बड़े युद्ध को जीतने के बाद ये काम हुआ है, जिसका नाम था श्रीपुराम्बियम युद्ध। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। आगे हम बात करें, अब इसके ठीक बाद एक दूसरे राजा की अगर हम बात करें जिसका नाम है परांतक। परांतक आएगा, परांतक फर्स्ट, क्योंकि और भी राजा परांतक नाम से आएंगे साथियों, ध्यान रखिएगा, ये क्रम दे रहा हूं मैं। आदित्य के बाद अब आ गया है कौन, परांतक आ गया है। परांतक को उपाधि कई मिली है, देखना ये बहुत ही प्रतिभाशाली सम्राट है, इसकी उपाधियों को याद करेंगे हम लोग। इसको कहते हैं मुद्रांतक, मुद्रांतक कहते हैं, इसे मधुरांतक भी कहते हैं, मधुरांतक भी कहते हैं। आगे देखिएगा, इसे हम वीर नारायण भी कहते हैं, वीर नारायण भी कहते हैं, और हम इसे वीर चोल भी कहते हैं साथियों। ये सारी उपाधियां किसकी हैं, परांतक की हैं। और ये उपाधियां इसे क्यों दी गई हैं, इसका मतलब इसने भी कोई युद्ध जीता होगा, इसका मतलब इसने भी कोई बहुत बड़ा काम किया होगा साथियों। जिस तरीके से यहाँ उपाधि धारण की गई है, ठीक ठाक वही काम इसके भी साथ हुआ है। इसने भी एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है जिसका नाम है बेल्लूर युद्ध। ध्यान देना, बेल्लूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे हम लोग। पांडे का नाम सुना है आपने, इनके सहयोगी साथी थे पांडे और श्रीलंका। पांडे और श्रीलंका सामूहिक रूप से एक तरफ थे और दूसरी तरफ ये परांतक था, समझ गए ना। तो बेल्लूर युद्ध चोल वंश तथा पांडे और श्रीलंका के बीच लड़ा गया है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। बेल्लूर युद्ध परांतक तथा इनके बीच लड़ा गया है, ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न का प्रारूप चेंज किया जा सकता है और तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं, चीज़ों को आकलित कर रहे हैं, ऐसे ही केवल हल्के में नहीं लेना है। अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो साथियों, यहाँ आपकी बातें मैं क्लियर कर पा रहा हूँ कि बेल्लूर युद्ध जो हुआ है वो पांडे और श्रीलंका के जो लोग थे एक में सामूहिक रूप से थे, और ये दोनों लोग मिल करके इसे हराना चाहते थे, लेकिन हरा नहीं पाते। परांतक जीत लेता है और परांतक इन्हें हरा देता है, और हराने के बाद ये सारी चीज़ें इसे मिलती उपाधि के रूप में। आप समझना कि एक राजा ऐसा भी मिला हमें अभी अभी फिलहाल, जिसने लंका को भी हरा दिया है। क्लियर है ना। अभी इसके अंदर हम ऐसे ऐसे राजाओं की बात करेंगे जो तमाम द्वीपों को जीतने का काम किए थे, यानी हर द्वीप जो आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग सब पर इनका कब्जा था। फिलहाल वो बातें बाद में की जाएंगी, अभी देखिएगा यहाँ तक की बातें क्लियर होगी ना। और इसने राष्ट्रकूटों को भी पराजित किया, राष्ट्रकूटों को पराजित किया, राष्ट्रकूटों को भी पराजित किया। ध्यान देना, एक थे वेंकट माधव, वेंकट माधव, ये राष्ट्रकूटों के समय थे या इनके राज दरबार में रहा करते थे। इन्होंने इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में बात की है कि राष्ट्रकूटों ने पराजित किया, राष्ट्रकूटों को इन्होंने पराजित किया। और वेंकट माधव वही वेंकट माधव हैं जिन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है साथियों, ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है, यानी ऋग्वेद की व्याख्या की है। ऋग्वेद पर भाष्य लिखने वाले कौन है, वेंकट माधव, जिनका ताल्लुकात राष्ट्रकूटों से रहा, जिन्होंने ये बात बोली कि राष्ट्रकूट परांतक फर्स्ट से पराजित हुए थे। जहाँ इन्होंने कहा कि राष्ट्रकूट परांतक फर्स्ट से पराजित हुए थे, उसी वेंकट माधव के बारे में अगर थोड़ी सी हम और जानकारी हासिल करना चाहें तो ये चीज़ रख सकते हैं कि इसने ही ऋग्वेद पर क्या लिखा हुआ है, भाष्य लिखा है। भाष्य का मतलब उसकी व्याख्या की है।
यहाँ तक की बातें क्लियर होगी साथियों। और देखना यही प्रांतक है, हम प्रांतक की बात कर रहे हैं, ध्यान देना साथियों, हम प्रांतक की ही बात कर रहे हैं। यही वो प्रांतक है, यही प्रांतक है जिसने दो यज्ञ करवाए थे, 2 यज्ञ करवाया था इस प्रांतक ने। एक यज्ञ का नाम है हेमराज्ञ यज्ञ, हेमराज्ञ यज्ञ, और दूसरे का नाम है तुलागर्भ यज्ञ, तुलागर्भ यज्ञ। ये 2 यज्ञ करवाने का काम किसने किया था? प्रांतक फर्स्ट है। जी हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब आपको कहानी मिलेगी राजराज फर्स्ट की, जहाँ से अब आपको इस चोल वंश के बहुत बड़े प्रश्नों का जकीरा हम आपको देंगे। जी हाँ, यहाँ तक ऐसा नहीं कि प्रश्न मजबूत नहीं है, हर प्रश्न दमदार है, अपने आप में क्षमता रखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि श्री बुराम्बियम युद्ध किसने लड़ा है, किसके बीच लड़ा गया, बेल्लूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है, प्रांतक फर्स्ट की उपाधियाँ क्या क्या हैं, इन्हें किन उपाधियों से जाना गया है। जैसे विजयालय को हमने, ध्यान देखिएगा, यहाँ अभी इसकी उपाधि राजकेसरी लिखा है, विजयालय को हमने कहा इसकी उपाधि नरकेसरी है। तो ऐसे तमाम प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। फिलहाल आज का कंटेंट कैसा लगा ये हम आपसे जानना जरूर चाहेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिलहाल ये एपिसोड आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। पढ़ते रहिए, शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और पढ़ना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। आपसे मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।